Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. In today's lecture, we are going to study that how France shifted from a constitutional monarchy to a republic country. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है? मोनार्क तो है ना, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंडेड है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन को उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन रिपब्लिक की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि द हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो रूलर है, जो हेड है कंट्री का, वो भी इलेक्टेड होगा, है ना। ही और शी मस्ट बी ऑफ द पीपल्स चॉइस, तब हम उसको बोलेंगे रिपब्लिक। ठीक है, तो ये जर्नी क्या है हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो लेट अस स्टार्ट। लुई 16 साइन द कॉन्स्टिट्यूशन बट एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विथ प्रशिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? नेशनल असेंबली ने। अब लुई 16 के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था उसको साइन करने के अलावा। क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेट एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप में इमर्ज हो गया था। ठीक है, रेवोल्यूशन की मेथड से किंग की पोजीशन को खतरा था, तो उसने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया। बट कहीं ना कहीं वो क्या चाहता था? दोबारा अपनी पावर को रीइंस्टॉल करना चाहता था। ठीक है, जिसके लिए वो क्या करता है? प्रशिया के साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस में आता है ताकि प्रशिया उसकी मदद करे अपने कंट्री में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने में। लेकिन ये बात किसको पता लगती है? थर्ड स्टेट को, है ना, नेशनल असेंबली को पता चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नेशनल असेंबली खुद ही वॉर डिक्लेयर कर देती है अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया आर दी टू अदर कंट्रीज, टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ दी फ्रांस। ठीक है, और जो प्रशिया, ऑस्ट्रिया और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स होते हैं, रूलर्स होते हैं, वो भी काफ़ी वरीड होते हैं क्योंकि उनको ये समझ में आता है कि जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई, वैसे ही उनकी कंट्री में भी लोग मोटिवेट हो सकते हैं, उनकी कंट्री में भी वॉर लाइक सिचुएशन बन सकती है। फाइन। National Assembly voted in April 1792 and declared war against Prussia and Austria. ठीक है, अब यहाँ पर नेशनल असेंबली बन गई है तो काम वोटिंग के थ्रू करेगी, तो वॉर करने के लिए भी क्या करते हैं? ये वोटिंग करते हैं। ठीक है, एंड दे डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। दिस वॉर वॉज ज्वाइंड बाय वॉलंटियर्स, है ना, मतलब कि नेशनल असेंबली की जो आर्मी थी उसमें बहुत प्रोफेशनल सोल्जर्स तो थे नहीं, लेकिन बहुत सारे थर्ड स्टेट के लोग थे जो वॉलंटियर्स थे, है ना, जो अपनी मर्जी से जाकर आर्मी में लड़ना चाहते थे। ठीक है, अब आर्मी में जाकर अगर मैन लड़ाई कर रहे हैं तो विमेन जो थी वो घर पर रहकर क्या कर रही थी? लाइवलीहुड को अर्न कर रही थी, एज वेल एज बच्चों को भी संभाल रही थी। ठीक है, वहीं पर क्या होता है? एजिटेशन बढ़ते चले जाता है अगेंस्ट दी हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, ना जो वॉलंटियर्स होते हैं, है ना, जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं, वो इस वॉर को कैसे देखते हैं? उनको ये लगता है कि अब वॉर केवल उनकी कंट्री तक सीमित नहीं है ना, सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है। नाउ द अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, रशिया एंड ऑस्ट्रिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो वे ये देखते हैं कि वॉर कंट्रीज के बीच में नहीं है, वॉर नॉर्मल पीपल यानी कॉमन मैन एज वेल एज दी एरिस्टोक्रेसीज, है ना, जो रूलर्स हैं, जो किंग्स हैं, उनके और कॉमन पीपल, थर्ड स्टेट के लोगों के बीच में वॉर है। ठीक है, देन अब देखो वॉर होगा कहीं पर भी तो वॉर होने से क्या होगा? लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। ठीक है, वॉर होने से क्या होता है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज वेल एज अदर रिसोर्सेज सभी ड्रेन होते हैं, है ना। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्यों? लोगों को खाना खिलाने में भी, आर्मी को फीड करने में भी जाएगा, कंट्री को मेंटेन करने में भी जाएगा, वेपन्स भी देने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होते हैं? फाइनेंशियल लॉसेस बहुत सारे हो जाते हैं इन दी वॉर। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। अब ये तो हो गया कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, जो नेशनल असेंबली के लोग हैं, वो लोग लड़ रहे हैं किससे? प्रशिया और ऑस्ट्रिया से। यहाँ पर एक और कंडीशन, एक अलग प्रोस्पेक्टिव क्या चल रहा है कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स किसको दे रहा है? रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना, जो एजुकेटेड है, जो प्रॉस्पेरस है थर्ड स्टेट के लोग, सिर्फ उनको मिल रहे हैं पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट मीन्स राइट टू इलेक्ट द नेशनल असेंबली, है ना, उनको वोटिंग करने का राइट मिल रहा है और उनको ही हम एक्टिव सिटीजन्स बोल रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द वेमेन एंड द अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, है ना, मतलब कि जो थर्ड एस्टेट के दूसरे लोग हैं, जो पुअर हैं, जो डेली वेज अर्नर हैं, जो स्मॉल पीजेंट्स हैं, आर्टिशंस हैं, उनका क्या, है ना, उनको भी पॉलिटिकल पावर चाहिए, उनको भी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए।
तो तब वहाँ पर इमरजेंस हो रहा है पॉलिटिकल ग्रुप्स का। अब यहाँ पर इमरजेंस किसका हो रहा है? पॉलिटिकल ग्रुप्स का। पॉलिटिकल ग्रुप्स का मतलब क्या है? ऐसे एसोसिएशंस या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो क्या कर रहे हैं, लोगों को एक कॉमन कॉज के लिए जोड़ रहे हैं, है ना। सारे वो लोग जिनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, ठीक है, जिनको राइट टू वोट नहीं है, जिनको आप पैसिव सिटीजन्स बोल रहे हो, है ना, उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करके और उनके साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और स्कीम्स हैं, जो नेशनल असेंबली के एक्शंस हैं, वो सबको जज करने का, उन सबको डिस्कस करने का काम कौन कर रहे थे? पॉलिटिकल क्लब्स। अब इनमें से एक पॉलिटिकल क्लब था जैकोबिन क्लब, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है। पॉलिटिकल क्लब्स का मतलब क्या बताया है? इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट। रैलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि लोगों को एक कॉमन कॉज के लिए जोड़ना, ठीक है, एक पर्पस के लिए किसी चीज की शुरुआत करना। Political clubs were the important rallying point for the people who wished to discuss government policies and plan their own form of action. Political clubs में लोग क्या कर रहे थे? गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उनके स्कीम्स को, है ना, उनकी जो वर्किंग थी उसको डिस्कस करते थे, उसको जज करते थे, ठीक है, और साथ में उसके ही अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को डिसाइड करते थे कि अब हमें आगे क्या एक्शन लेना है, ठीक है। सो वन सच क्लब वाज जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के मेंबर कौन थे? लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिनके पास वेल्थ नहीं है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। उसमें कौन आएगा? शॉपकीपर्स, सर्वेंट्स, आर्टिजन्स, लेबर्स, डेली वेज अर्नर्स, स्मॉल पीजेंट्स, ये सारे लोग किस में आ जाएंगे? आपके जैकोबिन क्लब के मेंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। देन लीडर कौन होता है जैकोबिन क्लब का? मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर, ठीक है। लीडर कौन है? मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर। अब जैकोबिन क्लब के बारे में और दूसरी बातें क्या है? जैकोबिन क्लब जो था वो लिबर्टी को प्रमोट करता था, ठीक है, मतलब कि फ्रीडम होना चाहिए लोगों को अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को नहीं, सिर्फ मैन को नहीं, सारे लोगों को, ठीक है। ये किसका कहना था? जैकोबिन क्लब का। अब जैकोबिन क्लब की बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि ये अपना एक ड्रेसअप बनाते हैं, है ना, एक रेड कैप पहनते हैं जो कि लिबर्टी को बताती है ना, स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से वो क्या बताना चाह रहे हैं? एक डिफरेंट आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं फ्रॉम दी अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। फाइन। नाउ 1792 में जैकोबिन क्लब क्या करता है? जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ पेरिशियंस एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। देखो 1792 में, अब देखो जैकोबिन क्लब क्या हो रहा है? पावरफुल हो रहा है, लोग उससे जुड़ रहे हैं, और कौन से लोग जुड़ रहे हैं? जिनको कहीं और जगह नहीं मिल रही है ना, ना तो इनको थर्ड एस्टेट में वोटिंग मिल रही है, ठीक है, ना तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कहीं पर भी इनका कोई रोल नहीं था, है ना। लेकिन दीज वर दी वंस हु वर मोस्ट एक्सप्लॉइटेड, इनको ही तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है किया गया है ना। तो यहाँ पर जब इनको पोजीशन मिलती है, जब यहाँ पर इनको एक जगह मिलती है जहाँ पर ये अपने पॉलिटिकल थॉट्स को डिस्कस कर सकते हैं, अपने एक्शंस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? ये पावरफुल होने लगते हैं, ठीक है। और जैकोबिन क्लब इनकी मदद से क्या करता है? एक इंसरेक्शन प्लान करता है। इंसरेक्शन का मतलब क्या है? एक वायलेंट एक्शन प्लान करना, ठीक है, एक वायलेंट एक्शन को प्लान करना विद द हेल्प ऑफ द पीपल लिविंग इन द पेरिस। किस लिए? क्योंकि ये सब लोग, ये डेली वेज अर्नर्स है ना, रोज का रोज पैसा कमा रहे हैं अपना। अब इनकी क्या है? वेजेस स्टैग्नेंट है और प्राइसेस ऑफ ब्रेड बढ़ रहे हैं, ठीक है, फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई कम हो रही है। दैट्स वाई ये सारे लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ होता है। जैकोबिन क्लब की मदद से ये लोग क्या करते हैं? जहाँ पर किंग यानी लुई 16, उसकी फैमिली और उसके रॉयल ऑफिसर्स जहाँ पर रहते हैं पैलेस में, वहाँ पर अटैक करते हैं, एक वायलेंट अटैक वहाँ पर करते हैं, ठीक है। और किसको कैप्चर कर लेते हैं? किंग को और उसकी फैमिली को कैप्चर कर लेते हैं, है ना। असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। और इसके बाद जो नेशनल असेंबली होती है, ठीक है, इसके बाद जो नेशनल असेंबली होती है, अब देखो जैकोबिन क्लब में जो लोग हैं वो भी थर्ड स्टेट को बिलोंग करते हैं। नेशनल असेंबली में भी नेशनल असेंबली किसने बनाई है? थर्ड स्टेट के लोगों ने बनाई है। तो यहाँ पर नेशनल असेंबली क्या करती है? एक प्रपोजल पास कर देती है ना, एक वोटिंग करा देती है कि रॉयल फैमिली को क्या कर देते हैं? इम्प्रिजन कर लेते हैं। इम्प्रिजन करने का मतलब है
कि जेल में डाल देना। किसको? रॉयल फैमिली को। रॉयल फैमिली में कौन कौन आ जाएगा? लुइस 16, हिज वाइफ मैरी एंटोनीट और उनकी जो भी बच्चे हैं, या ठीक है। रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन करने के बाद यहाँ पर क्या होता है? एक इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन में वोटिंग के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाते हैं। किस तरीके से? अभी ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव, पहले कितना था? 25 ईयर्स, ठीक है। अभी 21 ईयर्स और उससे अबव जितने भी लोग हैं, जितने भी मेन हैं, उन सबको वोटिंग राइट मिल रहा है रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ। मतलब कि वो भले ही प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से ना हो, वो एजुकेटेड ना हो, लेकिन अगर वो 21 ईयर्स या उससे अबव है और मेन है तो उनको वोटिंग का राइट मिलेगा। यहाँ पर हमने क्या किया है? ये इकोनॉमिक कंडीशन तो हट गई वोटिंग से, है ना, एज एलिजिबिलिटी भी कम हो गई, लेकिन स्टिल वोटिंग राइट किसको दिए? नेशनल असेंबली ने भी वोटिंग राइट केवल से किसको दिए? मेन को। अभी तक यहाँ पर विमेन के वोटिंग राइट्स की या विमेन के पॉलिटिकल राइट्स की कोई बात नहीं हुई है। देन न्यूली इलेक्टेड असेंबली, नेशनल असेंबली यहाँ पर जब दोबारा इलेक्ट हो रही है ना, तो इसका नाम क्या रख देते हैं? ये कन्वेंशन। नेशनल असेंबली का नाम क्या रखते हैं? कन्वेंशन। नेशनल असेंबली मतलब द कन्वेंशन, जब ये दोबारा नेशनल असेंबली इलेक्ट होके आती है तो ये क्या बोलती है कि अब हम फ्रांस में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, सबसे पहले तो मोनार्की था, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और अब हम मोनार्की को अबॉलिश कर रहे हैं। अब हम मोनार्की को पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं। मतलब कि लुइस 16 के बाद कोई भी राजा उस फैमिली से या किसी दूसरी डायनेस्टी से रूलर नहीं बनेगा, है ना। और अब हमारी जो कंट्री का हेड होगा वो एक रिपब्लिक हेड होगा। रिपब्लिक हेड मतलब कि हम उसके लिए भी वोटिंग कराएंगे और वो इलेक्टेड पर्सन ही जाके आपकी कंट्री का हेड बनेगा। इस तरीके से क्या हो रहा है? जो फ्रांस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से चेंज कहाँ पर हो जाता है? रिपब्लिक कंट्री पर। कॉन्स्टिट्यूशन विल बी देयर, नेशनल असेंबली विल बी देयर, बट द किंग लुइस 16 विल नॉट बी प्रेजेंट देयर। Then after what happens? Louis 16 was executed publicly using guillotine. गुलेटिन का मतलब क्या है? एक ऐसी मशीन जिसको बॉडी से जो हेड है उसको अलग करने के लिए एक मशीन होती थी जिसका नाम होता है गुलेटिन। उसमें क्या होता है? एक पोल लगा होता है, उससे एक बड़ी सी ब्लेड अटैच्ड होती है, ठीक है। और उस व्यक्ति को नीचे रखने के बाद ब्लेड को रिलीज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? बॉडी जो है वो हेड से अलग हो जाती है। इस मेथड से किसको मार दिया जाता है? लुइस 16। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ लुइस 16 हिज वाइफ मैरी एंटोनीट ऑल्सो मेट द सेम फेट, है ना, उसको भी इसी तरीके से मार दिया जाता है। तो यहाँ पर लुइस 16 और उसकी रॉयल फैमिली जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। अभी फ्रांस रिपब्लिक कंट्री में किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, कौन कौन से सोसाइटल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। वेमेन को वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, और जो थर्ड एस्टेट है, मतलब जो एस्टेट सिस्टम है, उसका स्ट्रक्चर क्या बचा है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फाइन, so I hope I made it clear to you. If you have any doubt, do ask me in the comment section, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.